अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के सबब दुनिया में एक नई मुआशी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई। पाकिस्तान अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को जो है वो 70 करोड़ डॉलर के नुकसान का जो है वो तखमीना लगाया गया है। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला, इस पर बात होगी। मजीद बात करें तो तजारती जंग में जो है वो चीन का एक और बार अमरीकी मसनूआत पर आए टैरिफ 34% से बढ़ाकर 86% जो है वो कर दिया गया है, इस पर बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक की जो है वो जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। तमाम मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं इसके सबब दुनिया में एक नई मुआशी जंग छिड़ चुकी है। हमने देखा कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रैश कर गई। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी पॉलिसियों से, ख़ास तौर पर इस वक्त जो इकनॉमिक पॉलिसी है या टैरिफ पॉलिसी है, उससे एक हिजान बर्पा कर दी है और तमाम दुनिया की जो मईशतें हैं वो उस इम्पैक्ट को इस वक्त जो है सफ़र कर रही हैं। ख़ास तौर पर जैसे पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और एक एस्टिमेशन है जो आपने इसका जिक्र भी किया प्रोग्राम के शुरू में। तो अब ये जो इम्पैक्ट्स हैं, अब उसको कैसे डील करना है, ये तमाम दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं हर मुल्क के और हर खित्ते के, वो उस पर फोकस हुए हुए हैं। अच्छा, अब होता ही है कि बाज़ औक़ात जब आप इस तरह के इक़दामात उठाते हैं जो कि हिस्ट्री में ही बहुत कम है, तो अब पूरा एक जो मईशी निज़ाम है, मईशत का जो निज़ाम है या मुआशी निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसका फोकल एक तो ये पता चलता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा है, तमाम दुनिया की जो मईशतें हैं उसको वो कंट्रोल भी कर रहा था, उसका एक इम्पैक्ट भी था और ताने बाने उसके वो बुने हुए थे जी। अब चूँकि वहाँ पर इंटरनली या जहाँ से आप समझे कि चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक भूचाल लाया गया है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि सिर्फ ये फोकस नहीं है ट्रंप साहब का कि जनाब इकनॉमिकली आपने अपने मुल्क का फ़ायदा देखना है, बल्कि आज अगर आप गौर करें तो उन्होंने एक और बात भी की है कि जो मुज़ाकरात जो कि जिन ममालिक के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, जो अमेरिकन जो तर्जुमान है उसने भी बात की है, अमेरिकन हुकाम भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं कि जनाब हमसे आकर जो है ना जो ये मामलात है उसको तय किया जाए, अमेरिका हमसे बात करे, हम आने को तैयार हैं। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे अमेरिका साथ एक बात ये भी कह रहा है कि जहाँ जहाँ उनके फ़ौजी मौजूद हैं उनकी प्रेजेंस के हवाले से भी बात होगी, यानी ये एक डिफेंस टूल के तौर पर भी, एक सिक्योरिटी टूल के तौर के ऊपर भी अमेरिका इसको यूटिलाइज़ कर रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं, वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के जो जो कलीदी फ़ायदे उठाना चाहता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो उसके मफादात के मुताबिक हैं, ये भी उनके एजेंडे में शामिल है। यानी ये सिंपली एक इकनॉमिक वॉर नहीं हो रही, बल्कि इकनॉमिक वॉर का फ़ायदा उठाते हुए जो मईशतें आगे स्टैंड नहीं कर पाती वो उनको घुटनों पर गिरा कर और उनसे अपने जो दीगर मफादात हैं अमेरिका उसको उनको भी पूरा करना चाहता है। तो अब उसके अंदर जो चीन जो है, चूँकि वो भी दुनिया की एक बड़ी मईशत है, तो मद्दे मुकाबिल एक बात हमें समझ आ गई कि ग्लोब के अंदर अगर कोई सुपर पावर यानी अमेरिका सुपर पावर को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो चाइना जिस तरह इस वक्त चैलेंज कर रहा है, तो ये उन्होंने चाइनीज़ ने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि यानी उनके मसल्स ऐसे हैं कि वो मसल से अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, वरना यूरोप की आप हालत देख लें, आप रशियंस की हालत देख लें, आप बाकी दुनिया की हालत देख लें, उसमें अगर कोई मुल्क आपको स्टैंड अप करता हुआ और फेस करता हुआ तमाम एडवर्सरीज के अंदर, तो वो आपको चीन नज़र आता है। तो चीन आज ये तय कर रहा है कि दुनिया के अंदर वो एक ऐसी ग्लोबल पावर बन चुका है जो अमेरिका का बिल्कुल सामना भी कर सकता है। और जब इस तरह का बड़ा क्राइसिस आया, चूँकि ये तो नज़र आ रहा था कि ग्रोइंग इकॉनमी चाइना की है, लेकिन इस हद तक कि जब अमेरिका ने अपनी पूरी इकनॉमिक वॉर जो है, अपना टैरिफ वॉर शुरू किया, तो उस वॉर के सामने हेड ऑन कोलिजन करने के लिए जो तैयार खड़ा, आई टू आई जो देख रहा है, आई बॉल टू आई बॉल जो देख रहा है, तो वो सिर्फ चीन है। तो चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर या उसे समझे कि मद्दे मुकाबिल सुपर पावर
तौर पर, इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर सामने आकर खड़ा हो चुका है। सही। ऐसा सब अमेरिका ने जिन ममालिक पे टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जिन पर टैरिफ आयद किया, उन ममालिक ने जवाबन जो है वो अमेरिका पर भी टैरिफ की पॉलिसी अपनाई है। पाकिस्तान भी है जो वो इस पॉलिसी को नहीं अपना सकता, मतलब 4 अरब डॉलर की जो दरामदात है वो करता है पाकिस्तान, तो क्या उसमें कोई नहीं हो सकती? नहीं देखें, पाकिस्तान ने तो उसके मद्दे मुकाबल बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक धमकी भी साथ दी गई कि जो ममालिक जो हैं अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो अमेरिका की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जवाबी तो कोई कार्रवाई करने का अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा इंडिकेशन भी दी हो, ऐसा इंदिया भी दिया हो, बल्कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी पे चला गया। अच्छा, जो एक तो कल की जो हमने जो इन्वेस्टमेंट फोरम जो हमारा जो है जो मिनरल के हवाले से है, उसकी जो एक्टिविटी सामने आई, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच सामने आई, आर्मी चीफ की स्पीच सामने आई, और आज एक अहम मुलाकात जो हुई है जिसके अंदर हमने देखा कि अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ सारा, और वो इसी हवाले से उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, और वहाँ जो बातें हुई हैं हमें हमारी अपनी पॉलिसी वो नज़र आता है कि हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बिस्बा उसमें ये नहीं कहा कि हम कोई इसमें काउंटर पॉलिसी अपनाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जी हम एक वफद भेजेंगे वहाँ पर ताकि कोई इसके अंदर से हमारा कोई मसला हल हो जाए, हमारा टैरिफ कम हो जाए। यानी हम तो लड़ाई में मूड में भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, या हम उस इकोनॉमिक वार को लड़ भी नहीं सकते, इसलिए कि हम IMF के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। अब पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा ओपन अप पॉलिसी करके एक पॉलिसी ही डिफरेंट उसको किया है। वो ये है कि जनाब हमारे पास खरबों रुपए के ज़खायर हैं हमारे पाँव के नीचे, तो ये मौजूद हैं, आए इनको लें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और हमारी इकोनॉमी को बेहतर करें, इसके फ़ायदे आप भी उठाएं। तो अब वो चूँकि खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और जो की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल उस वॉर के अंदर जा ही नहीं रहा। पाकिस्तान ने बिल्कुल एक लाइन वाला ट्रैक ही लगा कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान जो है हमेशा से पाकिस्तान की जो जैसे मुल्क होते हैं वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे होते हैं कि दुनिया की बड़ी जो कुव्वतें हैं वो क्या करती हैं। अब ग्लोब को सेटल करने में एक तरफ था कि जनाब यूनिपोलर एक वर्ल्ड बन गई है, यानी अमेरिका ही बड़ी ताकत है, कुछ अर्सा कबल पहले की बात है। लेकिन अब चाइना के इस अखाड़े में आ जाने के बाद आपको साफ नज़र आ रहा है कि आप दो सुपर पावर्स लड़ रही हैं। सही। तो पाकिस्तान ने एक जो पॉलिसी की है, एक तो यह है कि पाकिस्तान, चीन जो भी इसमें पॉलिसी अपनाता है पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में उसका अलाय है। इसी तरह रशिया के साथ अलाय है। तीसरा, पाकिस्तान चूँकि इससे पहले पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा टर्म्स थे वो अमेरिका के साथ थे, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है किसी एक ऐसी पॉलिसी में जा रहा है जिसमें चाइना जो उसको नुकसानात अमेरिकन पॉलिसी से पहुँचते हैं वो हम शायद वेट एंड सी कर रहे हैं कि चाइना से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, रशिया से क्या फ़ायदा हो सकता है, और फिर यह है कि अमेरिका के साथ अगर कोई मामला तय हो सकते हैं। तो हम किसी लड़ाई में जाने की बजाय मुझे ये लग रहा है कि हम बिल्कुल एक और ट्रैक पे चल रहे हैं। अच्छा, उस ट्रैक के अंदर वैसे तो नुकसान आपको नज़र आता है, लेकिन अगर अमेरिकन या कोई और ममालिक के लोग आकर आपके जो मिनरल्स वाला फोरम है उसके अंदर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान में कंपनीज लगाते हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक आप ये समझ लें कि अमेरिकन कंपनीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी जगह बन रहा है। वो इस अंदाज में कि आप ये देख लें कि जो टैरिफ पॉलिसी चाइना ने अब 84% उसमें इजाफा कर दिया है जवाबी वार। अब अमेरिका ने तकरीबन 100 से ऊपर वो जो टैरिफ है इंक्रीज़ हो चुका है अमेरिका का। तो अमेरिका ने जब चाइना पे किया तो चाइना ने टिट फॉर टैट में अब वो 84% कर दिया उसको, यानी आलमोस्ट वो भी काफ़ी ऊपर चलेगा और मज़ीद चाइना और कर सकता है। तो इस सूरत में जो अमेरिकन कंपनियों को वहाँ नुकसान पहुँच रहा है, एक तो चाइनीज़ का एक बहुत बड़ी मंडी है अमेरिकन कंपनीज़ की, वो नुकसान तो है। दूसरा, वहाँ पर आप ये देख लें कि दुनिया की बड़ी कंपनी जैसे एप्पल वगैरह ये सारी की सारी चाइना के अंदर भी वो इस वक्त बना रही हैं अपने जो भी मसनूआत हैं, और उसकी वजह यह है कि चाइना के अंदर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर लेबर के हवाले से बात करें, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, तो वहाँ उनकी वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम है। वो चाइना आइंदा दिनों में आने वाले ये भी लग रहा है कि वो वहाँ पर भी उन अमेरिकन कंपनियों को तंग कर सकता है, जिसके ऊपर आज अमेरिका ने खुद और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी बहुत अच्छा मौका है, जो चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनियां वहाँ मौजूद हैं वो वापस आ जाएं अमेरिका के अंदर। अच्छा, अब अमेरिकन कंपनीज़ को पाकिस्तान में आज आपको बता दूं, पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन सकता है कि जो कंपनियां चाइना छोड़ के वो पाकिस्तान शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेबर बहुत आपको सस्ती मिल जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार करें शहबाज शरीफ साहब, अगर बिजली सस्ती कर दी जाती है, पेट्रोल सस्ता कर दिया जाता है,
तो फिर वो कंपनियां चाइना से पाकिस्तान भी शिफ्ट हो सकती हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मामला ज़रूर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको पता है कि चाइनीज़ कॉरिडोर जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ आने से जो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी और दूसरा जो फ़ायदे यहाँ पर हो सकते हैं जो बाहर वाली कंपनी है, तो उनमें से ये इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्लेस बनने जा रहा है, जिसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो सिक्योरिटी की जो और डिफेंस की जो एक गारंटीज हैं, वो आपको पता आर्मी चीफ कल भी दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी दे रहे थे। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज मानी जाती हैं वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से असल में मानी जाती हैं। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो देखता है कि आपकी स्टैब्लिशमेंट आपको, चूंकि जो असल प्रोमिसेस हैं, जैसे चाइनीज कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की मैं बात करूं तो मैं आपको इसके बाद इसकी जो बेसिकली ग्रंटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि जो असल ट्रस्ट लेवल है वो आपका एक सबसे बड़ा ऑफिस है अस्करी इदारों का, वो ऑफिस असल में गारंटर है। अच्छा। ठीक है, वो उस गारंटी की वजह से आपका ये चाइनीज इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चल रहा है। सही। अगर इस तरह की गारंटियां दोनों तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर मिल जाती हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर खासतौर पर अमेरिकन कंपनी हो, एप्पल जैसी कंपनी यहाँ कर सकती है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं, यहाँ आपको लिथियम भी मिल जाएगी, यहाँ आपको यूरेनियम भी यानी यूरेनियम सबसे कीमती धात मानी जाती है, वैसे तो उससे भी कीमती धातें हैं, लेकिन वो तक यहाँ मौजूद है। यहाँ आपको तांबा मौजूद है, यहाँ आपके पास लोहा मौजूद है, यहाँ आपके पास कोयला मौजूद है, यहाँ यानी रिच है आप हर तरह से मिनरल्स के हवाले से। आप बलूचिस्तान में चले जाएँ, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, आप क्या कहते हैं कश्मीर में चले जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएँ, आप पंजाब में आ जाएँ, तो ये पूरी सरजमीन, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहे थे कल हमारी जो क़यादत है कि पाकिस्तानियों के पाँव के नीचे, तो ये पूरा को पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त रिच है एक नेचुरल दौलत के लिए। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ट्रेड के लिए अगर चाइना को ग्वादर पोर्ट की ज़रूरत है, तो चाइना ने अपना माल, तो फिर अगर वो कंपनियां आके अगर यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो ग्वादर तो साथ मौजूद है, तो उस ग्वादर के अंदर चूंकि अभी तक अमेरिकन उस तरह इन्वॉल्व नहीं हुए, तो अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी कंपनीज आ सकती हैं, अगरचा कि ये मसला आएगा कि चाइना को शायद वो पसंद ना हो, लेकिन एक ग्वादर एक ऐसी पोर्ट बन सकती है, क्योंकि वहाँ से एक रास्ता आपको पता है कि आप सेंट्रल एशिया तक आप जा रहे हैं, आपके कराची जो है आपका या ग्वादर जो है वो करीब तरीन रास्ता है सेंट्रल एशिया, चाइना, इनके माल को अफ्रीका पहुँचाने के लिए, अरब के ममालिक में पहुँचाने के लिए और यूरोप के लिए। दो रास्ते हैं, एक अदन की बंदरगाह से जो यहाँ पे यमन का एक इशू बना हुआ है, दूसरी कुवैत वाले रास्ते से, कि अगर आप जो आप कुवैत तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से सऊदी अरब के अंदर से गुजरते आप सेंट्रल, आप टर्की, और टर्की से आप यूरोप का जो एक नेचुरल रास्ता है, आप यूरोप तक जा सकते हैं। तो यूरोप तक माल पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन जो है इस वक्त बड़ी एक स्ट्रेटेजिक उसकी अपनी पोजीशन है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा इस हवाले से, तो ये चीज़ें बदलेंगी। वसाइल भी हैं, लेकिन उनको क्या पॉलिसी अगर आपके पास बेहतर नहीं है तो फिर उसमें तो आप ये कह लें कि जितने वसाइल हैं हम अगर इसके ऊपर काम करें तो कल जितना भी कर्ज है वो कल ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिसी अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर जितनी मर्जी अच्छी गुफ्तगू कर लें। देखिए मेरा ख्याल है आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, पॉलिसी अच्छी नहीं है, मेरा ख्याल है पॉलिसियाँ बहुत अच्छी अच्छी पाकिस्तान में बनी है, अगर पाकिस्तान के मंसूबे, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ देखें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बिल टू एक्ट नहीं है हमारे दरमियान में ना। हमें जो असल मसला आ रहा है, मुमकिन बनाया जा सकता है, देखिए ये तो लीडरशिप ने करना है ना। असल मसला क्या है हमारे यहाँ पर, ना तो कवानीन की कमी है ना पॉलिसियों की कमी है, हमारे यहाँ पर जो है विल टू एक्ट नहीं है, विल टू इम्प्लीमेंट नहीं है, और अगर है तो वो लोग चूँकि शॉर्ट साइटेड लोग हैं। हमारे यहाँ मुसीबत क्या है कि हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं, कोई वकील है, कोई सहाफ़ी है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई फ़ौजी है, कोई जर्नल है, कोई क्या कहते हैं कोई जज है, कोई वकील है, असल में कोई बिजनेसमैन। हमने अपनी अपने मतलब की ऐनक पहनी हुई है। हमारा मसला क्या है, हम अपने उस मतलब की ऐनक से आगे देखते ही नहीं। हमने कौमी ऐनक नहीं लगाई हुई, हमने पाकिस्तानियत की ऐनक नहीं लगाई हुई, हमने नेशन की ऐनक नहीं लगाई हुई, हमने ज़ाती ऐनकें लगाई हुई हैं, और हम सब अपना अपना मुफाद ढूंढ रहे हैं, चाहे कोई जर्नलिस्ट भी है। जिस दिन एज ए नेशन हमारी लीडरशिप, हमारी कौम वो ऐनक पहनेगी जिससे उन्हें नेशनल इश्यूज नज़र आएंगे, जिससे उन्हें कौमी इश्यूज नज़र आएंगे, और उस पर विल टू एक्ट के साथ वो काम करेंगे, तो फिर हम वो जो आप बात कर रही है ना वो चीज़ वो अटेन हो जाएगी। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास विल टू एक्ट नहीं है,
और फिर यह है कि हम उन मफादात के तहत करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान नहीं हमारे नज़दीक होता, हम अपनी छोटी छोटी मस्जिद के लिए या अपने अपने छोटे छोटे एक फ़ायदे के लिए हम अपने कौम का फ़ायदा, अपने मुल्क का फ़ायदा बर्बाद कर देते हैं। हमें जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे, अच्छा उसको किस तरह होगा, जब आपकी टॉप पर लेवल जो ट्रिकल डाउन होते हैं इम्पैक्ट मिसबा, कि अगर ऊपर के लोग सही होंगे और ऊपर के लोग फैसला कर लेंगे कि हमने, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका था, जर्मनी आपके सामने है, वियतनाम की मिसाल आपके सामने है, कोरियन आपके सामने है। ये अगर 25-30 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ा तरक्की करता हुआ मुल्क था, वो पाकिस्तान को फॉलो करते थे, कोरियंस आपके पास आते थे, जापानीज आके आपको देखते थे कि यार ये इंडस्ट्री कैसे थे। उस वक्त की जो लीडरशिप थी, अगरचे आप उन पर कुछ बातें कर सकते हैं कि जनाब उनके ये मुफादात ठीक नहीं थे या वो मुफादात ठीक नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी और जिस जिस टन्योर के अंदर आपकी नेशनल लीडरशिप ने पाकिस्तान का सोचा, तो पाकिस्तान दूसरों के लिए उन शोबों के अंदर तकलीद, काबिल तकलीद बना। यानी अगर आप एमिरेट्स के लिए PIA के वाले एमिरेट्स खड़ी कर सकते हैं दुनिया के अंदर, अगर चाहे आज हम PIA में उस तरह नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये नहीं है कि एबिलिटी नहीं है। सही, यानी लीडरशिप जब मुल्क के लिए सोचती है तो हालात जो है वो मजीद बेहतर होते हैं। यहीं से आगाज करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आगे बढ़ेंगे। एहसन साहब, 100 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ये टैरिफ लगाया गया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होगी। आप समझते हैं कि ये टैरिफ आयद करने से पहले कोई होमवर्क नहीं किया गया था? देखिए, ट्रंप जो हैं उनकी अगर पिछले दौर में भी देख लें, इस दौर में भी नजर उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर अगर आप नज़र दुराएं तो आपको नज़र आता है वो अनसर्टन आदमी है। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो इस वक्त वो कर रहे हैं, अब तो ये कुछ अर्सा लगेगा, तो फिर जब डस्ट सेटल होगी तो पता चलेगा कि इसका अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुंचा और अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है। जहाँ तक मुआशी जो इस वक्त रिफ्ट पैदा हुए हैं उसे एक बात तो तय है कि अगर बात करूँ मैं इस वक्त दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो इस वक्त अमेरिका जिस ख़ास दौर से गुजरा है उसमें उसके अलाइज़ जो थे, ख़ास तौर पर यूरोप की मैं बात करूँ और दीगर ममालिक जो थे अरबों के साथ, उनके कशीदा हो गए अमेरिका के साथ ताल्लुकात। ये जो टैरिफ वॉर है इसने मज़ीद कशीदा कर दिया। फिर यूक्रेन के इशू के ऊपर अगर मैं बात करूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा आ जाएं इधर मिडल ईस्ट के अंदर, तो गज़ा के अंदर, तो ये मेरा ख्याल है चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। अमेरिका एज ए स्टेट वजाहत तो कह रहे हैं जी ट्रंप साहब के जनाब हम अमेरिका को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं और अपने लोगों को ये यकीन दहानी कर रहे हैं कि उनकी इस टैरिफ वॉर से अमेरिका को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अभी तक ये पता चला कि इंटरनली अमेरिका को जो इस वक्त खसारा पहुँचा है उनके वहाँ के लोगों को, बिजनेसमैनों को, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। यानी अमेरिका ने जितना फ़ायदा बताया है ट्रंप ने कि जनाब इतना फ़ायदा अमेरिका को पहुँचेगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा नुकसान अमेरिका के अंदर हो चुका है। तो बज़ाहत तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप की ये जो सिचुएशन है जिसमें वो टैरिफ वॉर कर रहे हैं, अच्छा टैरिफ वॉर जो आती है, एक होती है कि आप उसको पॉन्डर ओवर करते हैं, माइन्यूटली सोचते हैं, थिंक ओवर करने के बाद उसके इम्पैक्ट्स को देखते हैं, सारा कुछ देखकर फिर कोई चीज़ आती है। यहाँ पर जो कर दिया गया है या उनके पीछे जो भी एडवाइज़र हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप देखें कि इस वक्त ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े बड़े जो हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा अमेरिका अगर आप देखें तो जो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से एलॉन मस्क के खिलाफ जो है उनके एडवाइज़र हैं, एक पूरा अमेरिका के अंदर एक अलहदा से एहतजाज और एक समझे एक प्रोटेस्ट का एक सिलसिला में नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के बाहर जितने भी ममालिक हैं वो भी उससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कमज़ोर ममालिक ठीक है, उसको वो अमेरिका को बुली तो नहीं कर सकते या उसके खिलाफ एक काउंटर स्ट्रेटजी तो नहीं अपना सकते, लेकिन बहरहाल वो भी नाराज़ हैं कि अमेरिका हमारे साथ सब कुछ कर रहा है। फिर आपके इमिग्रेशन लॉज हैं, जो इमिग्रेशन लॉज उसमें के अंदर जो कर रहे हैं उसके भी इम्पैक्ट अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर बहुत ज़्यादा दुनिया में जा रहे हैं। इवन एक तरफ वो हाथ मिलाते हैं, आपको पता है मोदी सरकार से भारत में साथ, उनके ऊपर भी उन्होंने लगा दिया है टैरिफ। तो अब जो है मोदी जितनी मर्जी वो करें जाके अमेरिका के साथ कि जी हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है, लेकिन जो एक आम हिंदुस्तानी है वो परेशान है, एक आम बिजनेसमैन जो हिंदुस्तान का वो भी परेशान है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर की भी ये सिचुएशन सामने, पाकिस्तान की जो इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगर जाके पाकिस्तान अभी तल्लुकात की उस गर्मजोशी में अमेरिका के साथ नहीं है, पाकिस्तान ने पिछले कोई 5-10 साल के अंदर अंदर अपना ख़ास एक टिल्ट जो होता है, जो आप समझे कि एक आपकी फॉरेन पॉलिसी का टिल्ट है, वो डाइवर्ट हो चुका है अमेरिका से ग्रेजुअली, और अब बहुत तेज़ी से रशिया और चाइना की तरफ, और रीजनल हमने फोकस कर लिया है। अब रीजनल फोकस पाकिस्तान थोड़ा कंपैरेटिवली को बहुत ज़्यादा नुकसान में भी नहीं है। अब पाकिस्तान को देखें, अब नई आपको देखनी पड़ेगी, तमाम ममालिक अपनी अपनी इस सारी टैरिफ वॉर के अंदर
अपनी अपनी नई इकोनॉमीज को, यानी अपनी इकोनॉमीज को मजबूत करने के लिए नई मार्केट्स की तलाश में चले गए। सही। ऐसा साहब, पाकिस्तान और इंडिया की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान और उसमें फ़र्क वाज़ेह ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा और इंडिया के ऊपर कम टैरिफ लगाया गया है। इंडिया की लॉबिंग ज़्यादा मजबूत है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दिया गया है, लेकिन बहरहाल देखें उसका फ़ायदा, कम टैरिफ लगाया गया है। अब उनका हुजम जो है हमसे बहुत बड़ा है। अच्छा। उनकी इकोनॉमी का हुजम, उनकी ट्रेड का हुजम, उनकी फ़र्ज़ किया वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका बहुत बड़ा हुजम है, हमारा उतना हुजम भी नहीं है ना। अच्छा। अगर उन पर टैरिफ कम लगा है तो उनकी उतनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान के लिए जो है इंडिया, अगर जब पाकिस्तान की मसनूआत जाती हैं तो पाकिस्तान का असल कंपेटिटर जो है वो इंडिया है वहाँ पर, या बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी ज़्यादा टैरिफ लगा है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को वहाँ पर इनके साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा। कम टैरिफ की वजह से इंडिया की जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर उनको बहुत सारी अशिया वहाँ जाएंगी क्योंकि उन पर टैरिफ कम है। उनका जो थोड़ा सा अमेरिका के हवाले से उनकी ट्रेड ज़्यादा बेहतर रहेगी, पाकिस्तान की कम रहेगी। अच्छा, पाकिस्तान को अब ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो गया है कि पाकिस्तान का जो अब चाइना ने जो वहाँ पे अब जो ट्रेड वॉर के अंदर जो पाबंदियाँ लगाई हैं, टैरिफ अमेरिका के लिए बढ़ाया, पाकिस्तान का वो सारा शिफ्ट हो सकता है चाइना की तरफ। यानी आपकी जो बरामदात और दरामदात है, यानी बरामदात का सबसे पहले, सॉरी दरामदात की मैं बात करता हूँ कि इंपोर्ट जो है, चूँकि इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ है, पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट करता है अमेरिका से। पाकिस्तान को अभी एक मौका मिला है पाकिस्तानियों को कि अपनी इंपोर्ट अमेरिका से कम करके और अपनी इंपोर्ट चाइना और इधर से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि चाइना ने आप पर कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ। पाकिस्तान अगर सिर्फ इतना कर ले कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट का रुख चाइना और रशिया इस साइड पे कर ले, ठीक है ना, तो फिर पाकिस्तान फिर भी सर्वाइव कर सकता है उस खसारे को जो पाकिस्तान को आपकी एक्सपोर्ट की सूरत में मिलता है ना। अगर आप अपनी इंपोर्ट को अमेरिका से कम कर लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और क्योंकि अब ये शिफ्ट हो रही हैं, अच्छा। आप यूरोप की तरफ ले जाते हैं या इधर ले जाते हैं, अब वो बात आ जाती है कि आप इधर लाएंगे तो फिर आपको वो जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करें ना। सही। कि आपके जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स के वो हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है। आपके यहाँ पर अगर आपकी कंपनीज हों और उसके अंदर आप वो क्या कहते हैं कि आप नई नई टेक्निक्स यूज़ करें, एडप्ट करें चीज़ों को, तो उससे काफ़ी हद तक आपकी प्रोडक्ट्स जो है बेहतर हो सकती हैं। लेकिन फिर नुक्ता आ जाता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट दो नुक्तों पर काम कर ले, अहम, एक तो गैर ज़रूरी जो आपके टैक्सेस हैं आप अपनी इंडस्ट्री से उठाएं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स के हवाले से जो आप खुद कह रहे हैं फोरम है और दुनिया को इनवाइट करना चाहते हैं, एक तो यहाँ पर कंपनीज और ये लगाने के तरीक़ाकार को आसान करें। ये जो रेड टेपिज्म है, ये जो मशीनरी की करप्शन है, ये सरकारी मशीनरी की करप्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करे। जी मैं वही कह रहा हूँ। एक तो ये है कि वो टैक्सेस प्लस ये है कि तरीक़ाकार आसान हो। दूसरी अहम बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट, बिजली और पेट्रोल की कीमतें जब तक आप नीचे नहीं गिराएंगे आपकी इंडस्ट्री नहीं खड़ी। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, पूरी दुनिया को ऑप्शन दे रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क़यादत ने, अगर मुझसे पूछते हैं नुक्ता नज़र से, तो द बेस्ट डिसीजन है इस वक्त जो पाकिस्तान की इस वक्त आपकी पॉलिटिकल क़यादत और आपकी असली क़यादत ने इस वक्त जो फैसला किया है, ये पाकिस्तान जो मिनरल फोरम के हवाले से जो आपने बिल्कुल लेके आए हैं सामने कि इन्वेस्टमेंट करें और हमारे नीचे पूरे जो मिनरल्स मौजूद और आएँ, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान ने पॉलिसी दी है। एक ऐसी पॉलिसी है कि दुनिया के अंदर जितनी मर्जी मईशतें गिरती रहें या बनती रहें, इसके अंदर पाकिस्तान बड़ा सेफली इस टाइम से निकल सकता है। अच्छा। और अगर इसको कामयाब, अच्छा ये कामयाब उस सूरत में होगी कि अंदर की पॉलिसीज, टैक्सेस का निज़ाम, और तीसरा आपकी बिजली और पेट्रोल। बार बार कहूँगा बिजली और पेट्रोल, अगर इसकी कीमतें बिल्कुल आप नीचे गिराते हैं तो आपकी एकदम देखिएगा आपकी इंडस्ट्री फ्लॉरिश करेगी, आपका इन्वेस्टर बाहर से पाकिस्तान आ जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा इशू रह जाएगा फिर सिक्योरिटी का। और अगर सिक्योरिटी आप उसको मेंटेन कर लेते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की रियासत जो है, इसकी जो हमारी जो फोर्सेस हैं, बहादुर फोर्सेस हैं, ये इंशाल्लाह ताला इसको कर लेंगी और जो काउंटर करेंगी ये जो टेररिज्म है। इसमें एक बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी का है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो लाजमी है ना। देखें उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो चूंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपने लानी है तो फिर उसको आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा। उसमें आपको फिर आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे अब बलूचिस्तान के अंदर आपको टेकअप करना पड़ेगा लोगों को, जहां आप एक तरह की कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है जो आपको करनी पड़ेगी। जो जिसने हथियार उठाया वो फेंक दे बातचीत पर, आगे छोड़ दे उसको, और जो या उससे बात करें, मामलात को दुरुस्त करें। और जो कहता है कि नहीं मैंने हथियार, तो फिर उसके साथ जो स्टेट जो है वो एक हार्ड स्टेट का जो रोल है वो करना चाहिए। ऐसे सब अमेरिकी अहदेदारों के मुताबिक जो 50 से ज़ायद ममालिक हैं, उन्होंने अब
टैरिफ में कमी के हवाले से अमेरिका से जो है वो राब्ता भी किया है, लेकिन अमरीकी जो अहदेदार हैं उन्हीं के मुताबिक वो जो 50 ममालिक हैं उसमें कहीं भी जो है वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस चीज़ से पाकिस्तान को फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा कि टैरिफ आयद हो रहा है या टैरिफ नहीं हो रहा है बिल्कुल। लेकिन देखिए आप इसके बैकड्रॉप में देखिए क्या रहा है, इसके पैरेलल क्या चल रहा है। इस वक्त आज भी अमेरिका का एक पूरा वक्त है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिला है, वो इसी मिनरल फोरम के ही तहत जो है आया है, और उसने जो हमें जो खबरें आ रही हैं उसने वो इंटरेस्ट शो किया है कि जनाब हम यहाँ पर आपके मिनरल्स के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। पूरा एक हाई लेवल अमेरिकन वफद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब उस मौजूदगी के अंदर एक तरफ तो वफद उनका यहाँ पर है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा हमारा भी एक वफद वहाँ पर जाएगा। इसका मतलब है कि एक बैकग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर चल रही हैं। एक ये है कि अमेरिकन वफद का यहाँ होना, इस इन्वेस्टमेंट फोरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अमरीका मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स की और ये मादनियात की ज़रूरत है, इसीलिए आप देखें कि आप जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर से हमें मिले, और उसके अंदर आप ये देखें यूक्रेन के अंदर उन्होंने यही कहा था ना कि हमें वो दें जहाँ जहाँ मिनरल वाले वो इलाके हमारे हवाले करें। अच्छा, एक तो वो ये चाहते हैं, दूसरी लेकिन पाकिस्तान की उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने कहा जी फौजी मौजूदगी जो है, हमें पाकिस्तान को अब अमेरिकन फोर्सेस का किसी अड्डे की पाकिस्तान में बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऑन फुट कोई भी, चाहे उनका वो आप समझे एम्बेसीज की शक्ल में वो आ जाएं और आकर एम्बेसीज के अंदर जैसे एक माजी के अंदर रहा, फिर यहाँ उनके ड्रोन उड़ते थे, ये इस पाकिस्तान को एक तो इस पॉलिसी में नहीं आना चाहिए, इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जहाँ के जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कुछ अड्डे दोबारा से अमेरिका को देने के लिए हम ही भर भी लिए और वो बातचीत भी चल रही है कि अमेरिका के हवाले वो सारा कुछ हो जाएगा दोबारा से। तो पाकिस्तान को एटलीस्ट कम अज़ कम अपनी सरजमीन को, ये जो फौजी इन्फ्लुएंस अगर अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है तो पाकिस्तान को वो नहीं लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो दोबारा से आपके अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप ये देख लें कि आपका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी सिक्योरिटी यानी इनसिक्योर हो जाएगा वो सारा कुछ। पहले ही सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे भी अमेरिका ही है, तो वो आपको कैरेट एंड स्टिक से खिलाना चाहता है अमेरिका भी। तो आप उनकी स्टिक से ना डरें, और अगर वो आपको कैरेट आप उनसे ले सकते हैं, कैरेट ज़रूर लें, उनकी स्टिक से ना डरें बल्कि स्टिक अपनी दिखाएं। ऐसे सब आप बात कर रहे हैं कि एक मसला सिक्योरिटी, हम ये तो दावा दे रहे हैं दूसरे मालिक को कि वो सरमायाकारी करे, एक मसला जो अमन अमान की सूरत हाल है या सिक्योरिटी इशूज़ है, उससे आप समझते हैं कि एक और बड़ा मसला जो है वो मुल्क में इस वक्त सियासी जो वो अदम इस्तेहकाम का होना भी है कि मुल्क में वो सूरत हाल ही नहीं है, तो फिर जिन लोगों ने सरमायाकारी करनी है वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा जो हुकूमत पाकिस्तान है। देखिए, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम तो ये है ना कि मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो तो हम ये कहें कि जनाब फौजी गवर्नमेंट है। आपकी जो ओपोजिशन जमातें हैं वो आए दिन इस चीज़ का इंदिया दे रही होती है कि कल हम एहतजाज के लिए बाहर आ रहे हैं, कल हम धरने के लिए बाहर आ रहे हैं, फिर आप दूसरे ममालिक को कह रहे हैं आप आए हमारे साथ सरमायाकारी करें। जमहूरी ममालिक जो होते हैं ना उनमें ये प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ चलते रहते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। अभी देखें ना अमेरिका में कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही जो गजा के ऊपर इस वक्त पूरे अमेरिका में हो रहे हैं। तो क्या उससे क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? क्या अमेरिका की पॉलिसी बदल गई है? क्या वहाँ कोई सियासी अदब ऐसा काम आ गया? पूरा अमेरिका इस वक्त ट्रंप के खिलाफ निकला हुआ है। अगर देखें, अगर वहाँ पे उनका मीडिया आप चेक कर लें तो ये जो पॉलिटिकल होता है इसको भी क्या है, मतनू किस्म का आपके कल्चर्स होते हैं, और पाकिस्तान तो वैसे ही आपकी पॉलिटिकल जमातों का एक इस तरह का मतनू सा कल्चर है जहाँ पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब जब पीटीआई आप समझते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मुल्क में जो अपोजिशन जमातें हैं वो गवर्नमेंट को थ्रेट करी होती हैं या वो आए दिन इस चीज़ का इंदिया दे रही होती हैं, कल हम एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, परसों हम धरने के लिए निकल रहे हैं, फिर हम दूसरे मालिक को कह रहे हैं आए आप सरमायाकारी करें। पहली बात है कि एहतजाज या धरने इसका एक लेवल होता है ना, एहतजाज या धरने का। यहाँ तो पूरे पाकिस्तान निकला हो तो आप कहें कि जी बहुत ही बड़ा धरना हो गया। आपकी पॉलिटिकल जमातों में कितनी का आप किया, आप टीवी के टॉक शोज में आकर जितना मर्जी एहतजाज कर लें, लेकिन ग्राउंड में कितना बड़ा आप एहतजाज कर पा रहे हैं? पीटीआई कितना बड़ा एहतजाज कर पाई है? कितने एहतजाजों की कॉलें कहाँ गई? क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि स्टेट के अंदर जो भी निज़ाम मौजूद है वो उस एहतजाज से या उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मजबूत मौजूद है। इसको ये बिल्कुल कहना कि जी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, मतलब पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम तो ये है कि जनाब अचानक आपको पता चले कि चलें नेशनल असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर या शहबाज शरीफ उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई है, और अब ये पता चला है कि जनाब अगले 15 दिनों में या 20 दिनों में गवर्नमेंट गिर सकती है, तो आप कह सकते हो कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, गवर्नमेंट का तो पता ही नहीं चल रहा। इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि आपकी गवर्नमेंट चली जाए। पाकिस्तान में असल मसला जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ज़्यादा जो मेजर इस वक्त आपको ओवरकम कर रहा है, हर चीज़ को प्रिवेल कर रहा है सब चीज़ों के ऊपर, वो है आपके यहाँ टेररिज्म, गुरीला वॉर जो हमें नज़र आई इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो उसके अंदर भी मेरा ख्याल है आपने खुद शुरू में
बात की थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी नवाज शरीफ साहब जो मुलाकात हैं, हुई। आपको पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट के एक कलीदी एक आदमी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बात की थी कि जनाब हमें इनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा। और अभी जो साबका गवर्नर उनसे मिले हैं, मालिक साहब जो मिले हैं, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक ऑफर भी करवाई है, या उन्होंने कराया कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि वो स्पीयर हेड करें उस गुफ्तगू को, उन पार्लेस को, उन डिस्कशंस को, उस बातचीत को जो बलूचों के साथ की जाए। अच्छा। तो यानी एक फैक्टर आप ये समझ लें, गवर्नमेंट के बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि जनाब इस वक्त जो मुझे लगता है, और ये एक अच्छी बात है कि आप जो मर्जी है, आप हार्ड स्टेट के तौर पर जो लोग आपके खिलाफ असला उठाते हैं आप उनसे ज़रूर लड़ें, लेकिन अभी बलूचिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से फैक्टर्स मौजूद हैं, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो स्टेट के लिए माजी में भी उन्होंने काम किया और इस सिचुएशन के अंदर जो है स्टेट को निकाला। तो उन नाराज़ हैं अगर, या अगर उनको ऑन बोर्ड लें, उनको टेक ऑन करें, उनसे बातचीत करें, तो अच्छा लेकिन बातचीत कौन करेगा? स्टेट की तरफ से कोई ऐसा आदमी तो होना चाहिए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो होनी चाहिए, यहाँ तो स्टेट करे। उसमें अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें तो जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में मौजूद है या मुस्लिम नवाज की शक्ल में मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है साबका जो हैं हमारे नवाज शरीफ साहब, वो एक हैवी वेट है। अच्छा। और माजी के अंदर भी उनके ये सिलसिले रहे, क्योंकि ये बलूचिस्तान में आज से तो नहीं, ये तो भुट्टो साहब से भी पहले के दौर से ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने माजी में भी 2013 में अगर आप देख लें और उसके बाद भी उन्होंने ये इस सिचुएशन को बेहतर करने में अपना एक रोल प्ले किया। अब नवाज शरीफ साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ लोग हैं इस वक्त, उसमें मैंगल्स हैं और बाकी सारे हैं, वो उनको ला सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। तो जो बलूचिस्तान के नाराज़ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने असला नहीं उठाया, उनमें नवाज शरीफ साहब एक ऐसी हस्ती हैं कि जो उनको मना सकती हैं। तो अगर वो आगे चलते हैं और मालिक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपका को कहूँगा। इसी तरह खैबर जैसे आपने कहा ना पख्तूनख्वा कि जो नाराज लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको मनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर टेबल टॉक या डायलॉग ही मसले का हल होते हैं तो फिर उसको जो है वो बर वक्त ही कर लेना चाहिए, चूंकि वो आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को मारना और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाला हल है तो इसको देखिए, ये आईडी कार्ड देखकर ये आज की दौर नहीं हुआ, ये मैं आपको कह रहा हूँ भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ। भुट्टो से भी पहले का दौर है ये। उस वक्त भी वाकया होते, तो भुट्टो साहब बलूचिस्तान में थे, अपने दौरे के दौरान उनके वहाँ ब्लास्ट भी किया गया था, ग्रेनेड मारे गए थे, और फिर वहाँ पर बाद में ऑपरेशन भी हुआ। भुट्टी साहब को उन्होंने उस वक्त भुट्टो साहब ने फिर भुट्टी साहब को साथ मिलाया, यानी उनको कायल किया, फिर वो उनके साथ रहे और एक दोस्ती भी रही, वो सारे सिलसिला चलता रहा। अच्छा, ये कोई आज का नहीं है पंजाबियों का, ये एक माइंड सेट है, ठीक है। उस माइंड सेट को में कभी आप देखते हैं उस वेव में तेज़ी आ जाती है, कभी उस वेव में कमी आ जाती है। पिछली 2-3 दहाइयों पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, अब इस वक्त ये है, ये पीक पे चला गया। और जब ये सारी सिचुएशन हुई है तो अभी ये देखें बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, उसके बाद वहाँ पर ज़रूर यकीनन 50-60 वाक़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक कमी हमें नज़र आता है, एक साई ऑफ रिलीफ भी आया। लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट ने पैरेलल टॉक्स को भी शुरू कर दिया। टॉक्स के लिए मालिक साहब का मिलना, नवाज शरीफ का आना, कॉल देनी, अब ये मुझे ये लग रहा है कि दूसरा प्रोसेस साथ शुरू कर दिया गया, ताकि अब जो लोग एक तो हार्डली आप डील कर रहे हैं उनको, एक यानी विद आयरन हैंड भी उन लोगों को जो हौसले के साथ कर रहे हैं उनको भी डील किया जा रहा है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिसाल है वो मैंगल साहब हैं या और लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, ये है पॉलिटिकल इशू, उसको पॉलिटिकली अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं और कोई बंदा बैठ जाता है और इस वक्त तक जो फिर उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से लोग बिल्कुल ही आपकी बात नहीं सुनने को तैयार और कौन से हैं जो सुनने को भी तैयार है, सही। तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा। देखें, जंगें हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, बिल आखिर आपको टेबल पे कहीं ना कहीं आकर बैठना पड़ता है। आज आप टेबल पे बैठेंगे तो कम से कम हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हो, कुछ वो समझ रहे हो कि हमें ये नहीं मिल रहा और इधर से दिया जा रहा है, और कुछ ये समझ रहे हो कि हम दे रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा। जब आप बैठते हैं तो कुछ चीज़ें कम से कम सामने आती है, कहीं ना कहीं इशू रिजॉल्व होने की तरफ जाता है। तो मेरा ख्याल है वहाँ अगर ये तो जैसे सर ये जो माइंड सेट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ये दहशतगर्दी और टेररिज्म, इस माइंड सेट के पीछे जो लोग हैं उसमें अंदरूनी कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें, ये सारी हैं। इसमें इस वक्त बैरूनी कुव्वतें ज़्यादा हैं, जिसमें मेरा ख्याल है ये अब ओपन सीक्रेट है कि इसके अंदर इंडिया अपना एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ प्रॉक्सी वार का जवाब जब से इंडिया को उधर से मिलना शुरू है, मणिपुर के वाक़यात, तो मेरा ख्याल इंडिया को भी थोड़ी समझ ज़रूर आई है। थोड़ा जारी बात है, जब वहाँ पे भी प्रेशर बिल्डअप होगा तो यहाँ भी वो उनका थोड़ा वो जो कर रहे हैं उसमें कमी आएगी, उसकी शिद्दत में वो रिसीड करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें बहुत वाज़ेह तौर पर पता है कि अफगानिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग कैंप हैं, अफगान गवर्नमेंट साथ शामिल है,
गुरीला वार के लिए बंदे यहाँ ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अमेरिकन असला यहाँ पर आया है। आज ट्रंप ने अफगानियों को क्या कहा है कि अमेरिकी असला वापस करें, वो अमेरिकी असला पाकिस्तान यहाँ पर आया है, वही टेररिज्म में शामिल किया जा रहा है ना, और उसी से टेररिज्म की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर से ओरिजिनेट नहीं हो रही, वो बेसिकली अफगानिस्तान से पाकिस्तान में की जा रही है। तो उसमें यानी दरअंदाज हैं, उधर से लोग आते हैं यहाँ पे आके टेररिज्म करते हैं, तो कुछ यहाँ के नाराज लोग भी उनके साथ उनको फैसिलिटेटर मिल जाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक तो ये है कि ये टेररिज्म जो है ना पाकिस्तान के अंदर से नहीं उभर रही, ये पाकिस्तान से बाहर से अंदर लाई गई है। इसको रोका जा सकता है, आप इंगेज करते हैं अफगान गवर्नमेंट को, आप वहाँ पर जवाब भी देते हैं तो इंडिया को भी जवाब जाएगा, तो डेफिनेटली चीज़ है। फिर हो जाएगा यहाँ पर जो लोग नाराज हैं, जो उसके जेर असर आ रहे हैं, या ये पोर्ट्रे किया हो सकता है वो नहीं है, लेकिन एक पोर्ट्रे हो रहा है कि शायद ये सारे ही हैं। मैंने आपको कहा ना कि अब वो ये जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा बलूचिस्तान ही ऐसा करो ना, ऐसी है। अब आपने भी कल आपने बात की वो मैंगल साहब का जो था, मैंगल साहब के कल जो वहाँ पे एहतजाज था वो कामयाब नहीं हो सका, शटर डाउन हड़ताल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बलूची जो है वो सारे के सारे तो अगर शामिल होते तो पूरा बलूचिस्तान बंद होता, नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग ये है, आप इन्फर कर सकते हैं कि यार सारे नहीं है, उसमें एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे हसन ज़िया साहब को दे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।